सोचिए कि एक बिल्कुल आम सा दिन है, एक आम सा शहर और एक युवा अपने फोन पर किसी डेटिंग ऐप पर स्वाइप कर रहा है। हाँ, मतलब जैसे आजकल सभी करते हैं। बिल्कुल, वो नए लोगों से ऑनलाइन बातें कर रहा है, अपने दोस्तों से मिल रहा है और नई लड़कियों को अपने अपार्टमेंट में कॉफी पीने या वक्त बिताने के लिए बुला रहा है। एकदम नॉर्मल अर्बन लाइफस्टाइल है ना। वही तो, बाहर से देखने पर ये आज के किसी भी आधुनिक शहरी युवा की नॉर्मल जिंदगी का एक उबाऊ सा दृश्य लगता है, लेकिन उसी अपार्टमेंट के एक कोने में रखे एक चालू फ्रिज के अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा है। बाप रे, और वो राज इतना खौफनाक है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, देश के इतिहास के सबसे खौफनाक और विभत्स अपराध का राज। उस फ्रिज में उसी इंसान की लिव इन पार्टनर के शरीर के 35 टुकड़े रखे हुए हैं। 35 टुकड़े? ये सोचकर ही अजीब सी झुरझुरी होने लगती है। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा डीप डाइव है उसमें हमारे स्रोत हमें दिल्ली के उसी बहुचर्चित श्रद्धा वॉलकर केस की फाइल्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और मनोवैज्ञानिक आकलनों के बीच ले जाते हैं। और यहाँ मैं ये जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि हमारा मकसद यहाँ किसी सच्ची घटना को बस एक सेंसेशनल कहानी की तरह सुनाना नहीं है। हाँ, वो हमारा गोल कभी नहीं होता। एग्जैक्टली, बल्कि उन डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स का बहुत ही बारीकी से साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना है। ये समझना है कि एक नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान आखिर इतनी गहरी संवेदनाशीलता के अंधेरे में कैसे उतर जाता है। सही कहा। क्लिनिकल फॉरेंसिक मनोविज्ञान के नजरिए से अगर देखें तो ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये मानव मस्तिष्क की उस एक्सट्रीम कैपेसिटी का एक रेयर स्टडी है जहां इमोशंस पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। मतलब सिस्टम पूरी तरह शट डाउन हो जाता है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि जो दानव या राक्षस होते हैं वो देखने में अलग होते हैं, उनके सींग होते होंगे, लेकिन फोरेंसिक साइंस हमें सिखाता है कि सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अक्सर सबसे नॉर्मल चेहरों के पीछे छिपे होते हैं। वही तो सबसे डरावनी बात है। तो चलिए आज की इस चर्चा में हम इस पूरे घटनाक्रम को क्रिमिनल साइकोलॉजी, वायलेंट क्राइम प्रोफाइल्स और सोशल डायनामिक्स के चश्मे से परखते हैं, ताकि उन वार्निंग साइंस को या जो रेड फ्लैग्स होते हैं उनके पीछे के असली साइंस को समझा जा सके। तो चलिए इसको थोड़ा डीकोड करते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो बताता है कि श्रद्धा और आफताब की कहानी 2019 में एक डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए शुरू हुई। हाँ, एक बहुत ही मॉडर्न शुरुआत। बिल्कुल, एक मॉडर्न लव स्टोरी जो मुंबई से शुरू होकर दिल्ली के एक लिव इन रिलेशनशिप तक पहुंचती है। लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे कंट्रोल, गाली गलोच और मारपीट के एक बहुत ही खतरनाक भवन में बदल गया। और देखिए, यहाँ लोग अक्सर एक बहुत ही सुपरफिशियल सा सवाल पूछते हैं कि विक्टिम ने उसी वक्त रिश्ता क्यों नहीं छोड़ दिया। एग्जैक्टली, लोग सोचते हैं कि दरवाजा वही था, वो बाहर क्यों नहीं चली गई। लेकिन अगर हम इसको साइकोलॉजिकली डीकोड करें तो ये किसी दो लोगों का नॉर्मल रिश्ता कम और एक कल्ट की तरह ज्यादा लगता है। वेट, एक कल्ट मतलब किसी संप्रदाय की तरह? हाँ, इसे हम साइकोलॉजी में कल्ट ऑफ टू कहते हैं, जहां जो अब्यूजर है वो खुद को विक्टिम की दुनिया का इकलौता सेंटर बना लेता है और विक्टिम के सोचने समझने की जो भी बाहरी खिड़कियां होती हैं उन्हें धीरे धीरे बंद कर देता है। अच्छा, मतलब ये उस उबलते पानी में मेंढक वाली स्थिति की तरह है ना, जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और विक्टिम को खतरे का एहसास तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर ना हो जाए। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। ये कल्ट ऑफ टू वाली एनालॉजी यहाँ बहुत फिट बैठती है, क्योंकि ये जो कंट्रोल है ये रातों रात नहीं बनता। तो ये शुरू कैसे होता है? इसको हम ग्रेजुअल इरोजन ऑफ बाउंड्रीज यानी सीमाओं का क्रमिक क्षरण कहते हैं। जब ऐसा कोई टॉक्सिक रिश्ता शुरू होता है तो शुरुआत में बहुत सारी लव बॉम्बिंग होती है। मतलब बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन देना। हाँ, इतना अटेंशन कि सामने वाले को लगे कि वो दुनिया का सबसे खास इंसान है। उसके बाद कंट्रोल का पहला कदम उठाया जाता है, जो अक्सर ना परवाह या चिंता का मुखौटा पहने होता है। जैसे कि तुम वहां मत जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। किससे बात करेगा? और जब विक्टिम इसका विरोध करता है तो पहली बार हिंसा या अब्यूज होता है, और उसके बाद शायद वो माफी भी मांग लेता होगा। एग्जैक्टली। अब्यूज के तुरंत बाद अब्यूजर अचानक फिर से बहुत प्यार जताने लगता है, रोता है, माफी मांगता है और कसम खाता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ओह,
और यही वो साइकोलॉजिकल जाल बुना जाता है जिसे शायद क्या कहते हैं, ट्रॉमा बॉन्डिंग कहा जाता है। हाँ, ट्रॉमा बॉन्डिंग। दिमाग को इस पूरे साइकिल की आदत पड़ जाती है। अगर मैं इसको थोड़ा न्यूरोलॉजिकल लेवल पर समझूं तो क्या ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी जुआरी को स्लॉट मशीन की लत लग जाती है? बहुत ही बेहतरीन कंपैरिजन है ये। मतलब जुआरी को पता है कि वो हार रहा है, उसके पैसे जा रहे हैं, लेकिन वो उस एक जीत के इंतजार में मशीन से जुड़ा रहता है। विक्टिम का दिमाग भी शायद उस अब्यूज के बीच मिलने वाले प्यार के उन छोटे छोटे पलों का आदी हो जाता है। बिल्कुल, ये ब्रेन केमिस्ट्री को बहुत क्लियरली समझाता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट? अच्छा। हाँ, जब किसी इंसान को ये पता नहीं होता कि अगली बार उसे प्यार मिलेगा या मार, तो उसके दिमाग में डोपामीन और कॉर्टिसोल का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बनने लगता है। मतलब खुशी और स्ट्रेस का हार्मोन एक साथ। बाप रे। एग्जैक्टली। लगातार स्ट्रेस में रहने के कारण विक्टिम का दिमाग पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और ऐसे में जो व्यक्ति उसे दर्द दे रहा है, वही व्यक्ति जब माफी मांगकर शांत करता है तो दिमाग उसे सेवियर मान लेता है। हाँ, दिमाग उसे एक रक्षक के रूप में देखने लगता है। इसी प्रोसेस की वजह से इंसान लॉजिक से सोचने की कैपेसिटी खो देता है। उसे लगता है कि उसका प्यार आखिरकार अब्यूजर को बदल देगा। और यहीं से शायद सोशल आइसोलेशन शुरू होता है ना? क्योंकि अब्यूजर जानता है कि अगर दोस्त या परिवार वाले बीच में आएंगे तो वो इस पूरे इल्यूजन को तोड़ देंगे। बिल्कुल सही कहा। और यही आइसोलेशन और कंट्रोल अंततः उस रात की वजह बना जब ये खौफनाक हत्या हुई। हाँ, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि 18 मई 2022 की रात को दोनों के बीच एक बहुत छोटी सी बात पर बहस हुई थी, मुंबई जाने और खर्चों को लेकर। सिर्फ एक छोटी सी बहस? हाँ, और इस बहस में आफताब ने अपना आपा खो दिया, उसने श्रद्धा को बिस्तर पर पटका और उसका गला घोंट दिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है, जिस पर मुझे लगता है हमें डीप डाइव करना चाहिए। किस तरह का विरोधाभास? देखिए, क्रिमिनल केसेस में हम अक्सर सुनते हैं कि जब कोई क्राइम ऑफ पैशन होता है, मतलब अचानक आए गुस्से में कोई अपराध होता है, तो उसके बाद मुजरिम घबरा जाता है। हाँ, पैनिक कर जाता है। बिल्कुल, क्राइम सीन पर सबूत छूट जाते हैं, अपराधी भागने की कोशिश करता है या कभी-कभी डर के मारे खुद ही पुलिस को फोन कर देता है। लेकिन यहाँ स्टोरी पूरी तरह पलट जाती है। हाँ, आगे जो हुआ वो किसी नॉर्मल क्राइम ऑफ पैशन जैसा नहीं था। वही तो, हत्या के बाद 35 टुकड़े करना, एक नया 300 लीटर का फ्रिज खरीद कर लाना और हफ्तों तक रोज रात को 2 बजे उठकर महरौली के जंगलों में उन टुकड़ों को फेंकने जाना। ये सुनने में ही कितना सिस्टमैटिक लगता है। वही मेरा सवाल है, क्या एक इंसान एक ही पल में आपा खोने वाला और अगले ही पल इतना शातिर प्लानर हो सकता है? मतलब इतनी कोल्ड कैलकुलेशन कैसे हो सकती है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यही है, और इस सवाल का जवाब हमें वायलेंट क्राइम प्रोफाइलिंग के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्से में ले जाता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, FBI की जो बिहेवियरल साइंस यूनिट है, वो आमतौर पर ऐसे अपराधियों को 2 मेन कैटेगरीज में बांटती है, ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित और डिसऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित। ओके, तो क्राइम ऑफ पैशन जनरली डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, है ना? बिल्कुल, अचानक गुस्से में हुई हत्या मोस्टली डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, लेकिन ये जो श्रद्धा वॉकर केस है, ये एक बहुत ही रेयर हाइब्रिड प्रोफाइल दिखाता है। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्स? हाँ, हत्या का जो मोमेंट था वो भले ही इम्पल्सिव या डिसऑर्गेनाइज्ड था, वहाँ पर उसका लिम्बिक सिस्टम पूरी तरह से हावी हो गया था। लिम्बिक सिस्टम मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली। पर जैसे ही हत्या हुई, जैसे ही जान निकली, अपराधी का दिमाग तुरंत शिफ्ट हो गया। उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने कमांड संभाल ली। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिक और प्लानिंग वाला हिस्सा? हाँ, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेंटर है। ये साफ साफ दर्शाता है कि अपराधी के अंदर एक बहुत ही ठंडी और कैलकुलेटेड नेचर पहले से मौजूद थी, और वो क्राइसिस के टाइम पर इंस्टेंटली एक्टिव हो गई। बाप रे, ये जो शिफ्ट है ना दिमाग का, ये अपने आप में बहुत डरावना है। मतलब एक पल में आप गुस्से में किसी की जान ले रहे हैं और अगले ही पल आप ये सोच रहे हैं कि खून साफ करने के लिए कौन सा केमिकल लाना है। हाँ, इमोशन से सीधा एग्जीक्यूशन पर। सोर्स में एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि उसने बकायदा इंटरनेट पर ह्यूमन एनाटॉमी और खून साफ करने के तरीके सर्च किए। सल्फर हाइपोक्लोराइड जैसे केमिकल्स का यूज किया गया। मतलब ये सिर्फ एक लाश को छुपाने की कोशिश नहीं लग रही थी। तो फिर क्या लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे एक प्रोजेक्ट बन गया था उसके लिए, जिसे वो पूरी परफेक्शन के साथ कंप्लीट करना चाहता था। हाँ,
ये प्रोजेक्ट वर्ड इस पूरी मेंटालिटी को बहुत परफेक्टली डिफाइन करता है। जब दिमाग इस तरह के एक्सट्रीम सर्वाइवल या प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में जाता है ना, तो सामने पड़ा वो इंसान का शरीर अब कोई इंसान नहीं रहता। तो क्या बन जाता है? वो सिर्फ एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बन जाता है जिसे ठिकाने लगाना है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम डिह्यूमनाइजेशन कहते हैं, यानी अमानवीयकरण का सबसे एक्सट्रीम रूप। ओ, मतलब जिसके साथ वो इतने टाइम तक रिश्ते में था, उसको उसने पूरी तरह से एक ऑब्जेक्ट बना दिया। बिल्कुल, उसने उस शरीर को एक वस्तु या ऑब्जेक्ट में बदल दिया। ये प्रोसेस उसके लिए इतनी मैकेनिकल हो गई थी कि वो हर रात एक रूटीन के तहत पॉलिथीन में कुछ टुकड़े डालता, बैकपैक में रखता और बिना किसी पैनिक के, बिना किसी घबराहट के उन्हें फेंक कर वापस आ जाता। और देखिए, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बल्कि मैं कहूँगा सबसे खौफनाक हिस्सा यही है, क्योंकि इस मैकेनिकल रूटीन के पैरेलल एक और चीज चल रही थी। हाँ, उसकी डुअल लाइफ। एग्जैक्टली। एक तरफ रात के अंधेरे में ये डरावना काम हो रहा था, और दूसरी तरफ दिन के उजाले में एक बिल्कुल नॉर्मल टिपिकल युवा की जिंदगी चल रही थी। हमारे सोर्सेस कंफर्म करते हैं कि हत्या के कुछ ही दिन बाद वो उसी डेटिंग ऐप पर वापस एक्टिव हो गया था। बम्बल पर दोबारा आ गया। हाँ, उसने नई लड़कियों से दोस्ती की, और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, वो उन नई लड़कियों को डेट पर उसी फ्लैट में लेकर आता था। बाप रे। वो उन्हें उसी कमरे में बिठाता था जहां फ्रिज रखा था। उसी फ्रिज के अंदर श्रद्धा के शरीर के अंग थे। ये लेवल की नॉर्मल लाइफ जीना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। वही तो, अगर कोई आम इंसान गलती से हाईवे पर किसी जानवर को भी गाड़ी से टक्कर मार देना, तो वो हफ्तों तक ठीक से सो नहीं पाता। और यहाँ एक इंसान एक इतनी ब्रूटल मर्डर के बाद उसी सेम कमरे में आराम से सो रहा है, खाना खा रहा है, रोमांस कर रहा है। हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। मनोविज्ञान में क्या इस लेवल के दोहरेपन की कोई एक्सप्लेनेशन है? ये दो अलग जिंदगियां एक वक्त पर कैसे चल सकती हैं? इस अजीब दोहरेपन को समझने के लिए हमें कंपार्टमेंटलाइजेशन की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब दिमाग में कंपार्टमेंट्स बना लेना? हाँ बिल्कुल, ये वैसे एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ इसका यूज एक बहुत ही ट्विस्टेड रूप में किया गया था। इसमें इंसान अपने दिमाग में विचारों, फीलिंग्स और यादों को अलग अलग कंपार्टमेंट्स या मानसिक डब्बों में बांट लेता है, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो या टकराए ना। एग्जैक्टली। अपराधी ने हत्या और लाश के टुकड़ों से जुड़ी जितनी भी डरावनी सच्चाइयां थीं, उन्हें दिमाग के एक डिब्बे में बंद कर दिया था और लॉक लगा दिया था। ओके। तो जब वो उस नई लड़की के साथ होता था, तो वो अपने उस खौफनाक डिब्बे को एक्सेस ही नहीं करता था। वो पूरी तरह से अपने नॉर्मल डेटिंग गाय वाले डिब्बे में मौजूद होता था। उसे लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहा है। उस पल के लिए उसका वो नॉर्मल रूप ही उसकी सच्चाई बन जाता था। लेकिन देखिए, एक थॉट है जो इस डिब्बे वाली थियरी को चैलेंज करता है। जरूर, बताइए। कोई भी आम इंसान अपने दिमाग में कितनी भी स्ट्रॉन्ग दीवारें क्यों ना बना ले, हाँ। तो उस फ्रिज की मौजूदगी, हाँ। वो बदबू, वो खून के दाग, हाँ। ये सब फिजिकल फैक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो किसी भी मेंटल डिब्बे को फाड़ कर बाहर आ सकते हैं। हाँ। फिजिकल रियलिटी को इग्नोर करना आसान नहीं है। वही ना, एक नॉर्मल इंसान का जो गिल्ट होता है, जो अपराध बोध होता है, वो उस डिब्बे का ताला तोड़ ही देगा। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने उस डिब्बे को इतने महीनों तक टाइटली सील करके रखा? लीक क्यों नहीं हुआ कुछ? ये पुशबैक बहुत वैलिड है, और यहीं पर ये क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ नॉर्मल कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं था। इस ताले का नाम है साइकोपैथिक ट्रेट्स, यानी साइकोपैथिक प्रवृत्तियां। अच्छा, तो साइकोपैथी का रोल यहाँ आता है? हाँ, साइकोलॉजी में हम दो तरह की एम्पैथी या सहानुभूति की बात करते हैं। एक होती है कॉग्निटिव एम्पैथी, यानी बस ये समझ पाना कि सामने वाला क्या सोच रहा है या रूल्स क्या कहते हैं। ओके। अपराधी में ये कॉग्निटिव एम्पैथी पूरी तरह से मौजूद थी। वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, और अगर पकड़ा गया तो फांसी हो सकती है। तभी तो उसने सबूत मिटाने की इतनी कनिंग प्लानिंग की। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी एम्पैथी होती है, अफेक्टिव एम्पैथी, यानी इमोशनल लेवल पर दूसरों का दर्द फील करना, गिल्ट आना या अपने ही किए पर घिन आना, वो उसमें नहीं था। वो उसके अंदर पूरी तरह से डेड थी, मृत। जब आपके अंदर गिल्ट ही नहीं है, तो उस मेंटल डिब्बे के तले पर अंदर से कोई प्रेशर ही नहीं पड़ता। ओ बाप रे, ये कितना चिलिंग है। हाँ, उसके लिए वो फ्रिज सिर्फ एक फर्नीचर का पीस था,
और उसके अंदर रखा वो शरीर सिर्फ एक सामान था जिसे बस धीरे धीरे करके घर से बाहर निकालना था। इस एक्सप्लेनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि क्यों कभी भी घबराहट या डर उसके चेहरे पे नजर ही नहीं आया। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी मुद्दा उठता है। कौन सा? ये सब मई के महीने में हुआ। गर्मियों में महीने बीत गए, वो इंसान आराम से अपनी लाइफ जीता रहा और सबूत मिटाता रहा। अगर हम इसको सोशल डायनामिक्स के एंगल से देखें तो ये ऑलमोस्ट एक परफेक्ट क्राइम बन चुका था। हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। बिल्कुल। अगर कोई बाहर से आकर इस पूरी स्टोरी में दखल ना देता तो शायद ये राज हमेशा के लिए मेहरौली के उन जंगलों में दफन हो जाता। ये तो तब खुला जब सितंबर के महीने में श्रद्धा के बचपन के एक दोस्त ने उसके परिवार को इन्फॉर्म किया कि उसका श्रद्धा से महीनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, श्रद्धा का फोन पूरी तरह बंद था, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं था। उसके बाद उसके पिता ने जाके पुलिस में मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कराई, तब जाके व्हील्स घूमना शुरू हुए। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस घटनाक्रम से हमें आइसोलेशन यानी अलगाव के उस विनाशकारी परिणाम का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। वही कल्ट ऑफ 2 वाली बात। एग्जैक्टली, जिसे हमने शुरुआत में कल्ट ऑफ 2 कहा था, ये उसका फाइनल स्टेज था। अपराधी ने विक्टिम को उसके परिवार और दोस्तों से इतना ज्यादा दूर कर दिया था, कट ऑफ कर दिया था कि उसके गायब होने के महीनों बाद तक किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। किसी को भनक तक नहीं लगी। सोचिए, अगर वो एक हेल्दी सोशल सर्कल का हिस्सा होती, जहां वो रोज दोस्तों से मिलती या अपने परिवार से फोन पर बात करती, तो शायद हत्या के अगले ही दिन पुलिस उस फ्लैट का दरवाजा खटखटाती। बिल्कुल। अपराधी के पास सबूत मिटाने का ना तो वक्त होता और ना ही मौका। ये उस कट ऑफ होने की कीमत थी जो इतनी भारी पड़ी। और देखिए, यहाँ अपराधी की एक और शातिर चाल सामने आती है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि हत्या के बाद भी हफ्तों तक वो श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्तों को रिप्लाई करता रहा। हाँ, उसने डिजिटल प्रेजेंस बनाए रखी। वो श्रद्धा का क्रेडिट कार्ड यूज करता रहा ताकि बैंक और लोगों को लगे कि वो अभी भी जिंदा है और बस किसी से बात नहीं करना चाहती। ये आज के मॉडर्न डिजिटल एज का एक बहुत ही नया और खौफनाक फोरेंसिक एंगल है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। इसे हम डिजिटल गोस्ट का निर्माण करना कहते हैं। डिजिटल गोस्ट? उसने सिर्फ फिजिकली एक शरीर को गायब नहीं किया, बल्कि उसने एक डिजिटल भ्रम पैदा कर दिया ताकि बाहरी दुनिया को लगे कि वो इंसान फिजिकली कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। और इससे वो धोखा देने में कामयाब रहा। हाँ, क्रिमिनल साइकोलॉजी में ये एक बहुत नया डायमेंशन ऐड करता है। पहले के टाइम में किसी को गायब करने का मतलब होता था उसकी फिजिकल बॉडी को हटा देना। राइट। लेकिन आज हमारी आधी लाइफ ऑनलाइन है। अपराधी ने उसी डिजिटल लाइफ को हाईजैक कर लिया। वो जानता था कि आज की इस सुपर फास्ट लाइफ में लोग अक्सर सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम स्टोरी देखकर सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये जो डिजिटल इल्यूजन था, इसने आइसोलेशन की उस खाई को इतना गहरा कर दिया कि महीनों तक किसी दोस्त या रिश्तेदार के दिमाग में कोई सॉलिड शक ही नहीं पैदा हुआ। ये हम सबके लिए एक बहुत कड़वा सबक है कि डिजिटल कनेक्टिविटी कभी भी रियल ह्यूमन कनेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये केस वाकई में हमारे सोसाइटी और आजकल के रिलेशनशिप्स के स्ट्रक्चर पर बहुत सीरियस सवाल खड़े करता है। अगर मैं इस पूरी चर्चा के मेन टेकअवेज को आज सम अप करूं, जरूर, तो हमने देखा कि कैसे एक मॉडर्न डेटिंग ऐप से शुरू हुए रिश्ते की आड़ में साइकोलॉजिकल कंट्रोल का एक ऐसा टॉक्सिक जाल बुना गया जिसने एक इंसान को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया। बिल्कुल, वो ग्रेजुअल आइसोलेशन। हाँ, फिर हमने समझा कि कैसे ट्रॉमा बॉन्डिंग और अब्यूज का वो स्लॉट मशीन वाला साइकिल किसी भी इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, जबकि असल में वो एक खौफनाक डेथ ट्रैप की तरफ बढ़ रहा होता है। और उस कंपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में भी, जहां दिमाग फैक्ट्स को ब्लॉक कर देता है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, हमने उस कोल्ड साइकोपैथिक दिमाग की वर्किंग देखी, जो किसी की हत्या करने के बाद जीरो गिल्ट के साथ उसी फ्रिज वाले कमरे में नई लड़कियों के साथ डेट कर सकता है। ये सिर्फ गुस्से में आपा खोने की कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि जब कोई अपने अंदर की सारी अफेक्टिव एम्पैथी खो देता है तो वो डार्क साइकोलॉजी किस हद तक जा सकती है। इस एनालिसिस का सबसे बड़ा टेकअवे मैं कहूंगी यही है कि रेड फ्लैग्स हमेशा मौजूद होते हैं। हाँ, हम बस उन्हें इग्नोर कर देते हैं। किसी भी रिश्ते में एक्सट्रीम पोजेसिवनेस, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के खिलाफ लगातार नेगेटिव बोलना और आपको सोशल सर्कल से कट ऑफ करने के लिए मजबूर करना, ये सब प्यार की निशानियां नहीं है, ये बहुत गहरे खतरे के अलार्म्स हैं। कंट्रोल कभी अचानक से ओवरनाइट नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही स्लो और छुपी हुई प्रोसेस होती है।
और एक और बात, ये केस हमें बताता है कि वायलेंट क्रिमिनल्स सिर्फ किसी ट्रू क्राइम नेटफ्लिक्स शो के रहस्यमयी कैरेक्टर नहीं होते। वो हमारे आसपास ही हो सकते हैं। हाँ, वो हमारे बीच एक बहुत ही आम सा और भोलेपन का मुखौटा पहनकर घूम रहे होते हैं, जिनके अंदर की डार्क एम्प्टीनेस बाहर से किसी को नजर नहीं आती। और शायद आज के इस पूरे डीप डाइव का यही सबसे अनसेटलिंग या असहज करने वाला हिस्सा है। सोचिए, आज के जमाने में जहां हम हजारों मील दूर बैठे किसी भी इंसान से इंटरनेट के जरिए सेकंड में जुड़ सकते हैं, हम अपने आप को बहुत सेफ और कनेक्टेड मानते हैं। हाँ, कनेक्टिविटी का एक इल्यूजन है। वही ना, हम सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करते हैं, मीम्स भेजते हैं और ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी और हमारे अपनों की दुनिया में सब परफेक्टली ठीक है। लेकिन इस केस की जब परतें खुलती है ना, तो जो थॉट दिमाग में बस जाता है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल। ये एहसास कितना डरावना है कि कोई इंसान रियल फिजिकल लाइफ में इस दुनिया से गायब हो चुका है, मार दिया गया है, लेकिन उसका डिजिटल गोस्ट, उसका ऑनलाइन वजूद हफ्तों तक उसके अपनों को ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता रहता है कि वो जिंदा है। ये टेक्नोलॉजी का सबसे डार्क रियलिटी चेक है। वो टाइपिंग स्टेटस, वो ऑनलाइन ग्रीन डॉट, वो रिप्लाई, एक मौत की सच्चाई को छुपाने के लिए गाड़े गए झूठे सबूत, जो हमें असली दुनिया की चीखों से बहरा कर देते हैं। आज की इस ओवर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में, जहां हर कोई हर वक्त ऑनलाइन है, ये सोचना जरूरी है कि असल में कितनी देर लगती है हमें ये महसूस करने में कि स्क्रीन के उस पार जो शख्स टाइप कर रहा है, क्या वो वाकई में वही शख्स है, या फिर अब वो शख्स है ही नहीं।